हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में इस स्टोरी के बारे में बताया था, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा चाहूँगी इस टाइटल को जस्टिफाई करना। लॉस्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग आप जानते हैं सीज़न का नेम है। तो ह्यूमन लाइफ में जो स्प्रिंग एज होती है वो हमारा चाइल्डहुड एज है। आप सब जानते होंगे, हम बच्चे खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, किसी का डर नहीं होता है एंड सो मैनी थिंग्स। तो ये जो हमारी स्टोरी है जिसमें दो बच्चों के बारे में बात की जाएगी, जिसमें पहला पॉवर्टी से सर्वाइव कर रहा है, दूसरा चाइल्ड लेबर के लिए बताया जा रहा है। तो उनकी जो लाइफ है उससे वो जो उनका स्प्रिंग सीजन मतलब जो चाइल्डहुड एज है वो उनसे छिन जाती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। मैं पहले थोड़ा सा इसका जो एक समरी है वो थोड़ा सा पढ़ देती हूँ, आप लोग सुनिएगा। स्टोरी इज रिटन बाय एनीस जंग, was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. Adolescence is the age between 10 to 19, मतलब 10 से 19 साल के जो बीच की एज होती है इसे adolescence बोलते हैं। तो ये जो एनीस जंग हैं ये कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? राउरकेला में। एंड उन्होंने अपना जो चाइल्डहुड है वो स्पेंड किया था। और इनका जो एडोलेसेंस है मतलब जो 10 to 19 के बीच में जितना भी टाइम था वो उन्होंने हैदराबाद में अपना गुजारा था। She received her education in Hyderabad. हैदराबाद में उन्होंने पढ़ाई भी की थी। In the United States of America, अमेरिका से भी वो उन्होंने पढ़ाई की है। Her parents were both writers. एनीस जंग के जो पेरेंट्स थे दोनों मम्मी और पापा राइटर थे। एनीस जंग बिगिन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। तो जो एनीस जंग है उन्होंने इंडिया में अपना करियर एज अ राइटर स्टार्ट किया था। She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad. मतलब ये जो एनीस जंग हैं ये जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स थे उसमें कॉलम लिखती थी और एडिटर भी रह चुकी हैं, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। एंड शी हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी पब्लिश की हैं। The following is an excerpt from her book titled Lost Spring Stories of Stolen Childhood. मतलब ये जो हम लोग जो छोटा सा एक पार्ट पढ़ने जा रहे हैं इस स्टोरी का, वो उनकी बुक जिसका नाम भी ये लॉस्ट स्प्रिंग है, जो हमारे चैप्टर का नाम है, उसी से लिया गया है। Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. Exploitation आप लोग जानते होंगे, शोषण को कहा जाता है। तो ये जो स्टोरी है इसमें एनीस जंग ने ये एनालाइज किया हुआ है कि जो ग्राइंडिंग पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी की जो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम एज होती है और कुछ बच्चों के लिए ये पॉवर्टी एक ट्रेडिशन की तरह चल रहा है जो उनकी लाइफ में एक एक्सप्लॉयटेशन का काम कर रहा है, उनके शोषण का काम कर रहा है, लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो हम लोग अब चैप्टर पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट हेडिंग हमारी जो है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन गार्बेज, जिसकी थीम है पॉवर्टी। सुनिएगा आप लोग। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब। आई मीन्स हमारे जो राइटर हैं एनीस जंग, उन्होंने जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का वो है साहिब। तो साहिब से पूछा है कि तुम ये क्यों करते हो? आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउचिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड। देखिए यहाँ पे जो गोल्ड का मतलब है वो किसी भी प्रीशियस थिंग से रिलेट किया गया है। मतलब जो साहिब है वो जो एनीस जंग उनके नेबरहुड में जो भी कचरे का ढेर लगा हुआ है वो वहाँ उसको डेली कुछ ना कुछ ढूंढते हुए पाती हैं। कुछ भी मतलब गोल्ड, कुछ भी उनको कभी एक कोई कॉइन मिल जाता है, कुछ भी कोई भी प्रीशियस थिंग मिल सकती है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहिब ने अपना घर छोड़ दिया है बहुत ही पहले। सेट एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। और उसका घर कहाँ पे था? ढाका में, ढाका की हरी भरी फील्ड्स के बीच में। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। मतलब उसका जो घर है वो अब उसकी याद मतलब उसकी यादों में भी वो अपने घर को याद नहीं करता है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। उसकी मम्मी ने बताया हुआ है कि उसका जो घर था वो कोई तूफान आया था और उसमें उनका घर पूरा बर्बाद हो गया था। दैट्स वाई दे लेफ्ट। यही कारण है कि क्यों उन्होंने अपना ढाका वाला घर छोड़ा।
looking for gold in the big city where he now lives. और यहाँ पे आके क्यों वो अपना ये गार्बेज में जितना भी वो स्क्रम्जिंग ढूंढते हैं, तो वो इसीलिए अब यहाँ बड़े बड़े शहरों में आकर के इस कचरे के ढेर में अपना कुछ भी प्रीशियस थिंग ढूंढ करके काम चलाते हैं. I have nothing else to do, he mutters looking away. He means साहिब. तो जब साहिब एनीस जंग ने पूछा था तुम ये क्यों करते हो, तो साहिब ने बोला I have nothing else to do, मेरे पास इसके अलावा और भी कुछ करने को नहीं है. He mutters मतलब धीरे से उसने बोला, looking away दूसरी ओर देखते हुए. Go to school I say glibly. ग्लिबली मतलब होता है कुछ भी ऐसे कह देना जिसके लिए आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, मतलब बिना कुछ सोचे समझे कह देना. तो एनीस जंग ने कहा गो टू स्कूल कि स्कूल जाओ फिर. रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. जैसे ही उन्होंने ये कहा कि स्कूल जाओ, तुरंत उनको ऐसा रियलाइज हुआ कि शायद ये अच्छा नहीं लगा होगा उस बच्चे को सुनने में. देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो. साहिब ने कहा मेरे आस पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है, जब बनेगा तब मैं जाऊंगा. ठीक है. इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग. मतलब एनीस जंग ने मजाक में बोला कि अगर मैं अपना स्कूल स्टार्ट करूं क्या तुम आओगे. येस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली. साहिब ने भी अच्छी स्माइल के साथ बोल दिया कि हाँ मैं आऊँगा. अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी. कुछ ही दिनों बाद एनीस जंग ने देखा साहिब उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था और बोला इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल बन गया. इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से. एनीस जंग ने बोला कि स्कूल बनने में टाइम लगेगा. एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मीन्ड. उन्होंने कह तो दिया कि स्कूल बनने में टाइम लगेगा, लेकिन वो एम्बैरेस्ड है, मतलब उनको शर्म आ रही है कि उन्होंने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया है जिसके लिए वो सीरियस नहीं थी. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. Bleak in the sense hopeless, मतलब जिसमें मतलब कोई होप ना हो, आशा ना हो. एंड सेकेंड वो कैब इज अबाउंड. अबाउंड मतलब होता है बहुत सारे, मैनी. तो एनीस जंग ये कह रही हैं कि जैसा प्रॉमिस उन्होंने किया था ये स्कूल बनने वाला जो झूठा था, वैसे इस बच्चे के लाइफ में बहुत सारे प्रोमिसेस किए जाते होंगे जिसमें कोई भी मकसद नहीं होगा, एम नहीं होगा कि ये कभी सच भी होंगे. इसीलिए बोला गया होपलेस वर्ल्ड. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कुछ महीने उसको जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम. एनीस जंग ने उसका नाम पूछा. साहिब आलम ही अनाउंसेस. साहिब ने बोला कि मेरा नाम साहिब आलम है. आई आस्क हिम ही अनाउंसेस ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स. उसने अपना नाम तो बोल दिया साहिब आलम, लेकिन उसको अपने नाम का मतलब नहीं पता था. इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. अगर उसको उसके नाम का मतलब पता होता तो उसके नाम का मतलब क्या था, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स पूरे विश्व का जो भगवान है, लॉर्ड है. ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट. तो उसको इस बात पे विश्वास करने में बहुत ज़्यादा हार्डनेस होती, मुश्किल होती कि मैं एक कचरे के ढेर से ढूंढता हूँ तब अपना गुजारा करता हूँ, तो मेरे नाम का मतलब ये कैसे हो सकता है. अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स. अपने नाम का मतलब से मतलब उसके नाम का जो मतलब था उससे अवेयर ना होते हुए वो अपने फ्रेंड्स के साथ में गली गली पे घूमता रहता था. एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़. जिन लोगों के साथ वो घूमता था वो एक बेयरफुट मतलब नंगे पैर, जिनके पैरों में कुछ भी चप्पल शूज़ नहीं होते हैं, तो वो ऐसे बच्चों की एक आर्मी थी, एक ग्रुप था. हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नूट. जो सुबह चिड़ियों की तरह आती तो थी बट दोपहर में वो गायब हो जाती थी. ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम. एक ही महीने के अंदर मैं इन सब बच्चों को जानने लगी थी. Why aren't you wearing chappals? I asked one. मैंने उनमें से एक बच्चे से पूछा कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो. My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. उस बच्चे ने कहा कि मेरी मम्मी मुझे चप्पल शेल्फ से उतार करके नहीं देती हैं. Even if she did, he will throw them off. Adds another who is wearing shoes that do not match. उनमें से जो पूरा उनका एक आर्मी थी उसमें से सेकंड बच्चे ने बोला कि अगर इसकी मम्मी चप्पल उतार के देंगे भी तो भी ये फेंक देगा. ये उस बच्चे ने बोला जिसने ऐसे शूज़ पहने हुए थे. हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच. जो पेयर ऑफ शूज़ थे वो एक दूसरे से मैच नहीं करते थे. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. Shuffles मतलब
थोड़ा सा शेक करना, मूव करना। तो जब एनीस जंग ने उसके शूज़ पे कुछ कमेंट किया तो उसने अपने पैर हिलाए बट कुछ कहा नहीं। एंड सेज नथिंग। आई वॉन्ट शूज़ सेज अ थर्ड बॉय। फिर एक तीसरा बच्चा बोलता है मुझे शूज़ चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी भर में कभी भी जूता पहना ही नहीं था। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village road. तो एनी सिंह ये कह रही है कि पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करते हुए उन्होंने ये देखा हुआ है कंट्री में ट्रैवल करते हुए कि I have seen children walking barefoot। उन्होंने चाहे शहर हो, विलेज रोड्स हो, बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा है जो चप्पल वगैरह या शूज़ पहनते ही नहीं है, बेयरफुट होते हैं। अब देखिए आगे वो क्या कह रही है, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी। ये इसके पीछे कारण इसलिए ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। अब इस बात का कि वो चप्पल नहीं पहनते हैं, इसका सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि उनके यहाँ पे एक ऐसा ट्रेडिशन ही चल रहा है कि चप्पल नहीं पहननी है। आई वंडर इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। ये बात कि एक ट्रेडिशन चल रहा है, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ होगा इस बात को छुपाने का कि वो सारे बच्चे पॉवर्टी से सर्वाइव कर रहे हैं। आई रिमेंबर आर स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। एनीस जंग कह रही हैं कि मुझे एक स्टोरी याद आ गई जो उडुपी एक जगह का नाम है, वहाँ के किसी आदमी ने उनको बताई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। कि वो जो मैन था वो जब यंग था तो वो स्कूल जाया करता था जो एक टेम्पल के पीछे था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ पे उसके जो पापा थे वो पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। वो थोड़ी देर के लिए उस मंदिर पर रुकता ज़रूर था और हमेशा प्रे करता था कि उसको एक पेयर शूज़ का मिल जाए। 30 years later, 30 साल बाद, I visited his town and the temple which was now drowned in an air of desolation। 30 साल बाद एनीस जंग वहाँ पे गई हैं और अभी वो जो टेम्पल है, वो जो जगह है वो बिल्कुल खाली है, वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। इन द बैक यार्ड, मतलब पीछे के साइड में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। वहाँ पे एक नए प्रीस्ट, नए पुजारी जी आए हैं जहाँ देयर वर, वहाँ पर रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर्स भी हैं। A young boy dressed in a grey uniform wearing socks and shoes। अब वहाँ पे एक यंग बॉय है जिसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहनी है, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़, जो शूज़ भी पहने हुए हैं और सॉक्स भी पहने हुए हैं। अराइव्ड पैंटिंग, पैंटिंग मतलब हाफना, अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बैग। वो हाफते हाफते आया और उसने अपना जो स्कूल का बैग था वो एक फोल्डिंग बेड पे फेंक दिया। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess। उस बच्चे को देख करके एनीस जंग को एक दूसरे बच्चे की प्रेयर याद आ जाती है जो उसने गॉडेस से, मतलब जो उनकी देवी माँ थी, उनसे की थी। When he had finally got a pair of shoes, let me never lose them। कब प्रेयर की थी? जब उसको फाइनली एक पेयर शूज़ का मिला था, तो वो गॉडेस से ये बोल रहा था कि ये जूता मुझसे कभी भी ना छूटे, जिससे मैं उसको कभी भी ना खोऊं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। गॉड ने उसकी प्रेयर स्वीकार कर ली। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़। वो जो यंग बॉय था वो पुजारी जी के बच्चे की तरह शूज़ पहनता था। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन एनीस जंग के नेबरहुड में वो जो पड़ोस में जो रैग पिकर्स थे, कचरे बटोरने वाले बच्चे थे, वो अभी भी शूलेस थे, उनके पैरों में चप्पल जूता कुछ भी नहीं था। तो इस पैराग्राफ में कंपेयर किया गया है, मे बी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कंपैरिजन किया गया है वो प्रीस्ट के सराउंडिंग में जितने बच्चे थे उनका जो बेटा था और उन रैग पिकर्स का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग पॉइंट कीजिएगा इस बात को। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी। सीमापुरी एक जगह का नाम है। तो एक्वेंटेंस मतलब जान पहचान, तो एनीस जंग की उन रैग पिकर्स के साथ में जान पहचान उनको सीमापुरी लेकर के आई। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, पेरीफेरी मीन्स सराउंडिंग, तो अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली मतलब सिम्बॉलिकली। तो वो जो प्लेस है वो दिल्ली के सराउंडिंग में है, बट तब भी दिल्ली से कुछ दूरी पर है। ठीक है,
दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स। स्क्वेटर्स वो होते हैं, मतलब आपने देखा होगा ना, कुछ लोग होते हैं जिनका कोई परमानेंट घर नहीं होता है, वो जहाँ भी जाते हैं उनको दिखता है हाँ यहाँ जगह है, खाने पीने का थोड़ा सा काम वो कर सकते हैं, काम ढूंढ सकते हैं, वहीं पे अपना टेंट वगैरह लगा के वो सेटल हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं। तो दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स, तो वहाँ वो जो सीमापुरी है वहाँ पे स्क्वेटर्स रहते हैं, मतलब जिनका कोई परमानेंट हाउस नहीं है, जो दूसरी जगह से आके कहीं भी बस जाते हैं। Who came from बांग्लादेश back in 1971, जो बांग्लादेश से आए हुए थे। एंड 1971 ये वो ईयर है जब बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिली थी, ठीक है। साहिब्स फैमिलीज अमंग देम, उनमें से ही एक थी साहिब की फैमिली। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, उस टाइम पे जब ये लोग आए थे बांग्लादेश से, तो सीमापुरी क्या था, एक वेस्ट लैंड था। वाइल्डरनेस मतलब वेस्ट लैंड। इट स्टिल इज, जो कि आज भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, बट अब ऐसा नहीं है कि ये खाली रहता है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यहाँ पे मिट्टी के घर हैं, विथ मड विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, जो उनकी छतें हैं वो टिन की और तिरपाल से बनी हुई हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, वहाँ पे सीवेज की, मीन्स टॉयलेट्स की, ड्रेनेज की, रनिंग वाटर की कोई फैसिलिटी नहीं है। लिव 10,000 रैक पिकर्स, वहाँ पे अप्रॉक्स 10,000 कचरे बटोरने वाले लोग रहते हैं। They have lived here for more than 30 years without an identity, वो लोग यहाँ पे 30 साल से भी ज़्यादा टाइम से रह रहे हैं, जिनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। विदाउट परमिट्स, कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, बट विथ राशन कार्ड्स, बट उनके पास राशन कार्ड्स हैं। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, और उनके नाम भी वो जो वोटर लिस्ट है उसमें है राशन कार्ड की वजह से। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, जो उनको हेल्प करता है कुछ अनाज वगैरह खरीदने में। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, एग्जैक्टली, खाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जीने के लिए इन अ कंपैरिजन ऑफ आइडेंटिटी, कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई आइडेंटिटी कार्ड होने से। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज, अगर दिन के लास्ट में हम अपने फैमिली का पेट अच्छे से भर सकते हैं, हाँ, फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन आर्चिंग स्टमक, मीन्स खाली पेट हम नहीं सोते हैं रात में। वी वुड रादर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, तो ऐसी जगह पे रहना ज़्यादा अच्छा होगा इन कंपैरिजन टू उस जगह पे रहना जहाँ पे हमें खाने पीने की कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है, ठीक है। सेज अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, टैटर्ड इज टॉर्न मतलब फटी हुई, तो ये जितनी भी बात बोली गई है कि हम अगर रात में अपनी फैमिली का पेट भर पाते हैं और अगर हम खाली पेट नहीं सो रहे हैं, तो ये उससे ज़्यादा बेटर है कि हम उस जगह पे रहें जहाँ पे हमें खाना नहीं मिलता है। तो ये एक ऐसी वुमेन का ग्रुप कह रहा है जिसने फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई है। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, अब एनीस जंग ये बोल रही हैं कि मैंने उनसे पूछा कि वो उतना ब्यूटीफुल जो ग्रीन फील्ड्स के बीच उनका घर था ढाका में, वो छोड़ के यहाँ क्यों आई हैं। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes, तो इसका आंसर नहीं मिला, जहाँ पर भी उन लोगों को खाने की फैसिलिटी मिलती है वो अपना टेंट लगा देते हैं, और ट्रांजिट होम मतलब टेम्परेरी घर बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, वहीं पे उनके बच्चे बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और उनके सर्वाइवल जीने के लिए उनके पार्टनर्स बनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइव करने का मतलब ही है कि आपको रैक पिकिंग करनी ही पड़ेगी। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं वो इस काम में एक्सपर्ट ट्रेंड होते जा रहे हैं। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, उनके लिए वो जो गार्बेज है, जो कचरा है, वो गोल्ड की तरह है, सोने की तरह है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, उनकी डेली का वो खाना है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके घर के ऊपर छत है। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, भले ही वो जो उनकी रूफ है वो लीक करती है, बट फॉर अ चिल्ड्रन इट इज़ इवन मोर, बट बच्चों के लिए ये इससे कहीं ज़्यादा है,
ये सब गार्बेज की बात हो रही है। तो गाइस मैं यहाँ पे रुकूंगी क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बोर्ड पे लिखती हूँ और आप लोग उसको अपनी कॉपी में नोट करिएगा। ओके, सो गाइस आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। क्वेश्चन जो आप लोगों ने अभी स्टोरी में पढ़ा है, आंसर उसी में है। देखिए, साहिब इज लुकिंग फॉर कॉइन्स एंड रुपी नोट इन द गार्बेज डम्प्स। स्टार्टिंग के ही पेज में ये आंसर दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, इसलिए मैंने लाइन चेंज करी। ही इज इन सीमापुरी, सीमापुरी में है वो अब, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के सराउंडिंग का प्लेस है। ही हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से आया हुआ था। ही केम विथ हिज मदर इन 1971, अपनी मम्मी के साथ में आया था कब? इन 1971। हिज हाउस वॉज सेट amidst the green fields of Dhaka, storm swept away their fields and homes, so they left it। पढ़ चुके हैं आप लोग ये सारी चीज़ें, आप लोग इस आंसर को नोट कर लीजिए। ओके, ओके, सो स्टूडेंट्स मूविंग फर्दर, ये जो ढाका एंड बांग्लादेश आ रहा है, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में लिखा था ढाका के घर और फिर ये बांग्लादेश, तो आप लोग जानते हैं ढाका कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट। साहिब कह रहा है कि मुझे कभी कभी इसमें से फाइंड अ रुपी, कुछ पैसे मिल जाते हैं, इवन अ 10 रुपी नोट, बल्कि कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहिब सेज His eyes lightening up, वो ये कहते हुए उसकी आंखों में बहुत अजीब सी चमक है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging for there is hope of finding more। अब उससे एनीस जंग कह रही हैं कि जब तुम्हें इसमें कभी एक सिल्वर कॉइन मिल जाता होगा इस कूड़े के ढेर में, तो तुम्हारा मन नहीं करता होगा ना कि तुम ये काम बंद करो, बल्कि तुम और ज़्यादा एक्साइटमेंट से अपना काम करते होगे। It seems that for children, garbage has meaning different from what it mean to their parents। अब इस बात से हमें ये पता चल रहा है कि उस गार्बेज के ढेर का जो मतलब बच्चों के लिए है वो टोटली डिफर करता है उस मोटो से जो उनके पेरेंट्स के लिए है। मतलब बच्चों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा कुछ अलग मायने रखते हैं वो गार्बेज के। It seems that, ये लाइन हम लोग पढ़ चुकी हैं। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, मतलब ये जो कचरा है ये बच्चों के लिए रहस्य में भरा हुआ है कि पता नहीं कब इसमें क्या मिल जाए। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए क्या है? जीने की एक सर्वाइवल का एक मतलब है, मकसद है उनके लिए। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक सर्दी की सुबह एनीस जंग ने देखा कि साहिब खड़ा हुआ है फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। उनके पड़ोस में एक क्लब है जहाँ का फेंस्ड गेट मतलब घेरा हुआ, मतलब घेरेदार एक गेट है वहाँ पे। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, उसमें दो यंग मैन हैं जो वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं और टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। तो उस फेंस्ड गेट के पीछे खड़े हुए कहता है कि मुझे आई लाइक द गेम, मुझे एक गेम पसंद है। आई गो इनसाइड व्हेन नो मोर इज अराउंड ही एडमिट्स। अब साहिब ये कहता है कि मैं अंदर भी चला जाता हूँ जब मैं देखता हूँ कि यहाँ आसपास कोई भी नहीं है। द गेट कीपर्स लेट्स मी यूज द स्विंग, और वहाँ के जो गेट कीपर है वो उसको झूला झुलाते हैं। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहिब ने भी टेनिस के शूज़ होते हैं वो पहने हुए हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा है क्योंकि वो मैच नहीं कर रहे उसके शर्ट और शॉर्ट्स जो उसने पहने हुए हैं उससे। समवन गेव देम टू मी he says in the manner of an explanation। अब वो इसकी उसको जूते कहाँ से मिले इस बात का वो एक्सप्लेनेशन देता है कि किसी ने उसको ये जूते के जो पेयर हैं वो दिए हुए हैं। The fact that actually जो
रियलिटी है वो ये है, दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉयज। डिस्कार्डेड मीन्स ठुकराए हुए, कि वो किसी अमीर लड़के के थ्रू ठुकराए हुए शूज़ हैं, ये सच्चाई थी। Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him, कि शायद उसने ये इसलिए पहनने से मना कर दिया कि उनमें जो 2 पेयर थे उसमें से एक शू में एक होल था, जो साहिब के लिए बॉदर नहीं करता, उसे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true। एक ऐसे बच्चे के लिए जो बेयरफुट घूमता था, उसको एक ऐसे शूज़ जिसमें होल भी है वो मिल जाना, उसके ऐसा होगा कि उसका कोई सपना पूरा हो गया। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन वो जो गेम था टेनिस, वो जो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट से देख रहा था, वो उसकी पहुँच से बहुत ही ज़्यादा दूर था। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अब आज सुबह साहिब जो था वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज। वो कहता है कि अब मैं एक टी स्टॉल में काम करने लगा हूँ। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पे शॉप को पॉइंट करते हुए। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, इसके बदले में मुझे 800 रुपये मिलते हैं और मेरा पूरा खाना मिलता है मुझे। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क। एनीस जंग ने पूछा, क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है? हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके फेस से वो जो एक केयर फ्री लुक था जो पहले हुआ करता था जब वो एक रैग पिकर बच्चा था, वो आज उसके फेस पे वो केयर फ्री लुक नहीं था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग्स ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर्स। अब आज ये जो इसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है, ये बहुत ज़्यादा हैवी है उस प्लास्टिक बैग से जो वो जब रैग पिकिंग करता था अपने शोल्डर पे कैरी करता था। द बैग वॉज हिज, क्योंकि वो जो बैग था वो उसका खुद का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और ये जो कैनिस्टर है ये किसका है? उस टी शॉप के ओनर का। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब खुद का मालिक नहीं रह गया है, क्योंकि वो कहीं पे और जॉब करता है, उसको दूसरे के कहने के अकॉर्डिंग अपना काम करना पड़ता है। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल द स्टोरी। कुछ हमारे 2 क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट हैं जो मैं बोर्ड पे आपके लिख रही हूँ फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जाम। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, what explanations does the author offer for the children not wearing footwear? कि ऑथर ने जो एनीस जंग है उन्होंने शू लेस रहने की वजह से क्या एक्सप्लेनेशन दिया था? देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, वन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस हैबिट ऑफ रिमेनिंग बेयरफुट इज दैट इट इज़ अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, कि ये एक ट्रेडिशन ही है इनके यहाँ पे। हाउएवर शी वंडर्ड इट वॉज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि ये कहना कि ये एक ट्रेडिशन है, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ होगा अपनी पॉवर्टी की एक्सट्रीम जो स्टेज है उसको छिपाने का। तो दिस इज़ द आंसर, प्लीज नोट इट। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस स्टोरी। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन। No, Sahib is not happy working at the tea stall. Why? Because he is no longer his own master. वो अपना खुद का मालिक नहीं रह गया. His face has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag. ठीक है, he would carry so lightly, मतलब प्लास्टिक बैग की बात हो रही है, which he would carry so lightly over his shoulder. क्योंकि the bag was his, but the canister, but जो कंटेनर था वो belonged to the man who owned the tea shop. ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लो. ओके स्टूडेंट्स, सो हमारी स्टोरी जो फर्स्ट हेडिंग है वो यहाँ पे ख़त्म होती है. इसका जो सेकंड स्टोरी है जिसका
स्कीम है चाइल्ड लेबर, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. प्लीज़ रीड वेरी केयरफुली दिस स्टोरी बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जामिनेशंस. एंड अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको और वीडियोस टाइम टू टाइम आप अपडेट रहें, आपकी पढ़ाई नहीं छूटे, उसको आपको वीडियोस आपको मिलते रहें उसके लिए. ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड वेरी ऑल द बेस्ट.